ओके, एक मिनट, पीछे से आप बताएं। हाँ, स्वेच्छा से कोई बता रहा हो तो बता सकता है। हाँ, सुन में बताएं। ओके, ठीक है, यही परिभाषा होती है, कोई डिफरेंट नहीं है ना। इसमें बता सकते हो आप, सोयल इज ए मिक्सचर मिनरल। क्या है आपकी जो मिट्टी है ना, किसका मिनरल से आपका? सॉइल किससे बनी हुई है आपकी? मिक्सचर मिनरल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिजों से क्या है आपका मिट्टी बनी हुई है। अब विभिन्न प्रकार के खनिजों में जैसे हम बात करते हैं, मैंने बात की आपसे ऑक्सीजन की, आयरन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है आपका, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम, ईटीसी। ओके, इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं, इसके मिक्सचर मिनरल्स की बात की जाती है यहाँ पर, है ना। विभिन्न प्रकार की खनिजों से क्या बनी हुई है, हमारी मृदा बनी हुई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को स्टडी और इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात करते हैं हम, क्या ह्यूमस, ये भी रहता है, ह्यूमस भी रहता है। जैसे ह्यूमस क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं, अभी इसी में आ जाएगा ना। आपके जो भी डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे, अगर लास्ट में जो भी बचता है आपका तो फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना। दूसरी बात की थी मैंने यहाँ पर, क्या पढ़ रहे थे हम? सॉइल फॉर्मेशन। अब मिट्टी बनी कैसे, ये पता था मैंने, अब ये भी पढ़ के आए होंगे आप। जैसे कि हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ में क्या होता है, इस प्रकार से अर्थ होती है। अब ये मत बताना सर ये आपने सही नहीं बनाया, अंडे के आकार की होती है या फिर खरबूजे के आकार की, तरबूज के आकार की, जैसे भी होती है। लेकिन जियोग्राफी की भाषा में इसको पढ़ते हैं जियोड। क्या बोलते हैं? जियोड, है ना। अगर लिखने को आ जाए कि पृथ्वी की, अर्थ की जो शेप आकृति होती है वो कैसी होती है? जियोड। बस इतना से याद रखना। जब हम पृथ्वी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं हम? क्रस्ट, मेंटल और आपका कोर, तीनों ही पढ़ते हैं। हिंदी में बात करें तो भूचटपटी, मेंटल और क्रोड, भूपरपटी की बात की जाती है, और मेंटल और कोर, है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ओके, अब पृथ्वी का आंतरिक संरचना में हमने तीनों चीज जान ली। अब लेकिन जो हमारी मिट्टी पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी? क्रस्ट में पाई जाएगी। ऐसा तो है ही नहीं कि कोर में मिट्टी पाई जाएगी। कोर में क्या पाया जाएगा आपका? मैग्मा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मैग्मा पाया जाएगा। और जबकि क्रस्ट में क्या पाया जाएगी? आपकी सॉइल। तो इससे ही हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं ना। इट इज फॉर्म बाय द, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्रस्ट की। अब बनेगी कैसे ये? वेदरिंग एंड कंपोजिशन अपर क्रस्ट। जो हमने वहां पर बात समझी है ना, वही हम इसमें समझ रहे हैं। क्या समझा हमने? कि जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो किस में हो रहा है? वेदरिंग और कंपोजिशन। मिट्टी के कटाव, यानी कि जो क्रस्ट, अपर क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ऊपरी, ऊपरी जो भूपर पट्टी की बात कर रहे हैं ना, मिट्टी के कटाव और जमाव, इसके कारण ही क्या हुआ? हमारे मिट्टी का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए कुछ एजेंट की बात करते हैं, कारक। अब ऐसे तो है नहीं जो हमारी क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रस्ट ऐसे ही कट जाएगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो कारक होते होंगे। क्या कारक है? जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेशन, वनस्पति। वेजिटेशन, है ना।
अब देखो वनस्पति से हम अच्छे भली भांति परिचित है, क्यों? क्योंकि जब क्रस्ट पे आपके क्या नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या है, उसका कटाव होना तय है। ओके, जब तक उसमें वनस्पति अच्छे से होंगे तो उस भूमि के कटाव नहीं होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं तो उनकी जड़ें कहाँ रहती है, नीचे तक रहती हैं, और नीचे तक रहती हैं तो वो मिट्टी को एक तरह से जटिलता से पकड़ी हुई है, यानी कि उनमें संकुचन होता रहता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं उसका पानी के कारण कोई भी कटाव, बेदरिंग भी नहीं होगी और ना ही कोई जमाव होगा। जब कटाव ही नहीं होगा तो जमाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हवा के कारण भी मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। वाटर भी बता सकते हो, प्रेशर भी बता सकते हो, दबाव के कारण भी, टेम्परेचर। ये पॉइंट आया समझ में? डिफरेंट क्लाइमेटोलॉजी। यानी ये क्या है, इसकी एजेंट है, किसके फॉर्मेशन, हाँ सॉइल फॉर्मेशन में जो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मिट्टी बनेगी, मिट्टी बनने के कारण जो हम कारक पढ़ रहे हैं, कारक में इतने सारे पॉइंट हम बता सकते हैं। ओके, कौन सा पहला, वनस्पति, हवा, पानी, दाब, डिफरेंट क्लाइमेटोलॉजी, या फिर आप बता सकते हो इसमें टेम्परेचर। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? अब हम पढ़ेंगे, इसको हटा दे, अब दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये पॉइंट आ गया ना सभी को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा ना, खनिज, मिनरल्स के प्रकार पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें मिनरल्स के प्रकार हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक तो ओरिजिन के आधार पर, एक आपकी उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी। ओके, कौन सा है, ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, एक है आपका यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर, है ना। अब यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर हम मिनरल्स को 2 टाइप से भी पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। पहले तो हमने पढ़ा था कि मिनरल्स को 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहला कौन सा था, एक तो ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने जाना था इसमें यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के आधार पर। अब यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो आपका ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक मिनरल्स। अब ऑर्गेनिक मिनरल्स में इसमें जो बात की जाती है, हिंदी में बोलेंगे इसको जैविक खनिज, कार्बनिक नहीं बोलेंगे, जैविक खनिज बोलेंगे। क्या बात करेंगे हम इसमें, जैविक खनिज की बात करेंगे। अब जैविक खनिज के लिए सोर्स कहाँ से आएंगे, सोर्स की बात करेंगे, ट्री। इसके लिए क्या रहेंगे, जैविक खनिज ट्री रहेंगे। इनऑर्गेनिक की बात करें, अजैविक खनिज। अब इसमें सोर्स कहाँ से रहेंगे आपके, देन अदर ट्री। यानी कि इसमें तो कहाँ से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं खनिज,
और जबकि इसमें इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो अदर ट्री, यानी कि पेड़ों के अलावा भी। पहला पॉइंट आया समझ में आपको ओरिजिन के आधार पर। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम यूटिलिटी के आधार पर, यानी कि उपयोगिता के आधार पर खनिज के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी मिनरल्स और एक आपका सेकेंडरी मिनरल्स। ओके, प्राथमिक खनिज। हाँ, प्राथमिक खनिज इसमें क्या रहता है, सिलिकेट। क्या रहता है, सिलिकेट। ओके, अब ये सिलिकेट है ना, ये किससे मिलकर बना होता है आपका, सिलिकॉन और प्लस ऑक्सीजन। किससे बना होता है ये, सिलिका प्लस ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी रहते हैं इसमें, ये आयरन बोल सकते हो आप, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके, इस तरह से बता सकते हैं इसको, है ना। अब इसमें और हम बता सकते हैं इनका पेड़ पौधे में क्या रोल रहता है, देन अदर ट्री, यानी कि पेड़ों के अलावा भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हम जो बात करते हैं, हाँ, जैविक की। अब जैविक उसमें अपन और भी जैसे मिनरल्स वगैरह डालते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना हमें पेड़ पौधे से मिलते हो, तो वो भी आप एग्जाम्पल में बता सकते हो। हाँ, ठीक है। दे प्ले नो रोल इन इम्पोर्टेंट प्लांट लाइफ, यानी कि इनका पेड़ प्लांट लाइफ, पेड़ पौधों के जीवन में इसका कोई महत्व नहीं रहता है। किनका, प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिजों का आपका पेड़ पौधों के जीवन में कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें, समझ में आ रहा है ना, पीछे दिख रहा है सभी को। ओके, सेकेंडरी मिनरल्स की बात करेंगे। ज़्यादा नहीं रहता वो, जिस प्रकार से नाइट्रोजन, पोटास और अपन ऐसे फास्फोरस, इनकी बात करते हैं ना, इनकी कंपेयर करें तो सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें हम, लिख लिया यहाँ तक सभी ने, एक मिनट। यहाँ तक लिख लिया ना, ओके। इसमें किसका रहता है, क्ले मिनरल या फिर मिनरल ऑक्साइड। ओके, तो इसको बता सकते हो आप, प्ले रोल इन इम्पोर्टेंट प्लांट लाइफ, पेड़ पौधे के जीवन में इसका क्या रहता है, महत्व रहता है। किसका, क्ले मिनरल्स या फिर मिनरल ऑक्साइड। तो जब इनका महत्व रहेगा तो जो भूमि की बात करते हैं वो कैसी होगी आपकी, फर्टाइल होगी। समझ रहे हैं ना, फर्टाइल।
उपजाऊ, यानी भूमि कैसी होगी आपकी, उपजाऊ होगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया है, ओनली मिनरल्स को टू टाइप्स में मैंने डिवाइड कर दिया। टू टाइप्स में से मैंने सबसे पहले एक तो बताया था आपको ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बताया था मैंने आपको उपयोगिता, उपयोगिता बोले थे हम यूटिलिटी के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर हमने पढ़ा था यहाँ पर टू टाइप से, एक तो आपका ऑर्गेनिक मिनरल्स और एक आपका पढ़ा था इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्री, यानी कि इसका सोर्स क्या रहेगा, ट्री। और जो हमने इनऑर्गेनिक की बात करें, अजैविक खनिज की, उसमें देन अदर ट्री के बाद, यानी कि ट्री के अलावा भी इसके और सोर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से यूटिलिटी के आधार पर हमने मिनरल्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में मैंने क्या बताया था, सिलिकेट, सिलिकेट प्रमुख रूप से उसमें क्या होता है, सिलिका प्लस ऑक्सीजन। इसके अलावा देन अदर इसमें क्या होते हैं, और भी मिनरल्स होते हैं जो क्या है, फर्टाइल के लिए अच्छे उपयोगी नहीं होते हैं प्राइमरी मिनरल्स में। सेकेंडरी मिनरल्स में मैंने क्या बताया था आपको कि क्ली मिनरल्स यानी कि मिट्टी में खनिज होते हैं, और मिनरल ऑक्साइड, तो ये क्या है, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ के लिए अच्छे होते हैं। तो सेकेंडरी मिनरल्स में आप बता सकते हो। प्ले रोल इन इम्पोर्टेंट प्ले प्लांट लाइफ, ओके, पेड़ पौधों के जीवन में इनका महत्व होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, आगे बढ़े, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, स्टार्ट में डेफिनेशन जान ली, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में जान लिया, पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको बहुत सारे। अभी मिनरल्स यानी क्या होता है, खनिज, ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्साइड। फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है मिनरल ऑक्साइड का। देखो मैं आगे बताऊंगा, जैसे मिनरल्स आएंगे ना उसमें, अभी और शायद आ सकता है वो कॉन्सेप्ट उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में सभी को। आगे थोड़ा सा हम ये देखेंगे, जो मिट्टी के टाइप्स जानेंगे हम, ओके। अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, मिट्टी की डेफिनेशन, मिट्टी का फॉर्मेशन, और आपका मिनरल्स का टाइप, टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे हम, है ना। मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं, 8, सभी ने पढ़े होंगे, ओके। लेकिन हम यहाँ पर मिट्टी को टू टाइप से पढ़ेंगे। कितने से, मिट्टी यहाँ पर दो प्रकार की पढ़ेंगे, जैसे कि एक तो टेक्सचर के आधार पर, कणों के आधार पर, और एक और किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, ICAR। 1956 में इन्होंने क्या किया है, मिट्टी को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने क्या किया, मिट्टी को 8 प्रकार से बताया हुआ है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ओके। पहले तो हम बात करते हैं किसकी, टेक्सचर। टाइप भी बता सकते हो मिट्टी, सॉरी आप यहाँ क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, वर्गीकरण, क्योंकि टाइप आप, या फिर टाइप भी बता सकते हो प्रकार, फिर जो ICAR की बात करें ना, उसकी भी टाइप बता सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं होगा, है ना। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है, टाइप यानी प्रकार या वर्गीकरण सेम वही चीज है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहला टेक्सचर, कणों के आधार पर, है ना। कणों के आधार पर यहाँ पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसको बोलते हैं हम बालू मिट्टी। इसी प्रकार सिल्ट, सिल्ट को सिल्टी, और अगर हिंदी में मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, है ना। किले को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर,
चिकनी मिट्टी है ना। अब यहाँ पर हमने किसके आधार पर बांटा है इसको, टेक्सचर के आधार पर, कणों के आधार पर हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। ओके, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके आधार पर, ICAR, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पॉलिटी में पढ़ते हैं ना हम काउंसिल, वही वाली परिषद है ना। तो इन्होंने 1956 में जो ICAR की बात की जाती है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। कौन कौन से में किया है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल, एलुवियल सॉइल, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ओके, दूसरी बात हम करते हैं इसमें ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ठीक है, माउंटेन सॉइल, डिजर्ट सॉइल, मार्शी सॉइल, SHY सॉइल, दलदली मिट्टी। एक और आती है अल्कालाइन सॉइल, अल्कालाइन एल्केलाइन सॉरी, हाँ, ये होती है आपकी क्षारीय मिट्टी। अब यहाँ पर मिट्टी लिखा है, आप मृदा भी यूज करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि सबका मतलब क्या है, एक ही है, सब एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। ओके, पेडी, हाँ पेडी लिख सकते हो उसमें ऑब्लिक करके, या फिर यहाँ से काम चला सकते हो, कोई बात नहीं। दोमट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी पढ़ेंगे ना, अभी मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा नाम पढ़ोगे ना आप, जैसे कि दोमट मिट्टी क्या होती है, जैसे कई सारी मिट्टी है उनके 2-2, 3-3 नाम है ना, जब हम एक एक से पढ़ेंगे तो उसमें और दिया हुआ है ना, कोई इशू नहीं इसमें। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर मिट्टी की मैंने 2 प्रकार से बताया, यहाँ पर क्लासिफिकेशन मान सकती हूँ। कौन कौन सा माना हमने, एक तो टेक्सचर के आधार पर, कणों के आधार पर, दूसरा हमने किसके आधार पर माना था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर। टेक्सचर के आधार पर यहाँ पर मिट्टी को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया। पहला कौन सा था, आपका दिया हुआ है इसमें सैंड, दूसरा सिल्ट, तीसरा क्ले। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इनको जाना था 8 प्रकार से।
यही याद हो जाएंगे सभी को। हम बात करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की, दूसरी ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड सॉइल, फोर्थ लेटराइट सॉइल, फिफ्थ माउंटेन सॉइल, सिक्स डिजर्ट सॉइल, सेवंथ बात करते हैं हम इसकी मार्शी सॉइल जो दलदली मिट्टी, और 8 पे बात करते हैं हम इसकी अल्कलाइन। इस प्रकार से हमने 8 प्रकार से और इनका पूरा पढ़ लिया डिटेल से। अब बारी ये आती है सर हमको इनमें, हाँ इनको क्या पढ़ना, भी डिटेल से पढ़ना, बारी बारी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। हाँ ये हो सकता है कोई वनडे एग्जाम में पूछ ले कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 8 बता सकते हैं, टेक्सचर के आधार पर बता सकते हैं, लेकिन हमें और डिटेल से पढ़ना होगा, है ना। क्या है और डिटेल्स में, अब जैसे कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके आधार पर, टेक्सचर के आधार पर पढ़ेंगे ना, बिल्कुल, है ना। अब टेक्सचर के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा ना। हाँ जी, लेटराइट, पीली मिट्टी मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे कन्वर्ट हो रही है ना। जैसे कि ब्लैक मिट्टी रहती है, ब्लैक से रेड में चेंज होती है, रेड से लेटराइट, लेटराइट को ही पीली मिट्टी कहा जाता है, जैसे ईंटों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जिसमें क्या होता है आपका कॉफी और सिर्फ ओनली आपका चाय का उत्पादन किया जा सकता है उस मिट्टी में ना। अब हम इनको बारी बारी से जानेंगे ना, टेक्सचर के आधार पर पढ़ेंगे हमें मिट्टी को, है ना। आप भी साथ में डायग्राम बना सकते हैं ना। इस प्रकार का डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, आई थिंक आपको सभी को याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्सचर के आधार पर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, 3। और ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। क्या है, हमने सैंड और सिल्ट और क्ले, क्या दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में, ओके। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें सैंड की बात की जाती है, सैंड को अगर हिंदी में बात की जाती है तो बालू, किले को हम क्या बोल रहे हैं, चिकनी मिट्टी, सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। बालू, बालू बोले तो रेत, ये सुनते हैं ना, रेत को ही बोलते हैं ना बालू। तो उसमें क्या होते हैं, हमने देखा होगा कण कैसे होते हैं उसके, बड़े होते हैं ना, किसकी अपेक्षा,
आपकी क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी की अपेक्षा, जैसे हम देखेंगे कोई ब्लैक सॉइल रहती है, अगर ब्लैक सॉइल गीली रहेगी तो वो क्या रहेगी, आपकी चिकनी टाइप की रहेगी। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, सैंड यानी कि बालू मिट्टी की रहेंगी, तो वो कैसी रहेगी, आपकी भुरभुरी टाइप की रहेगी, यानी कि उसकी जो पार्टिकल साइज है वो कैसे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर यही बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पर, और फिर भी और देख लेते हैं इसमें डिटेल्स में। बात करेंगे हम इसकी सैंड की, बालू मिट्टी की। पार्टिकल साइज, ये कण कैसे होंगे इनके, हाँ बड़े को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ओके। यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि जो हम सैंड की बात करें, बालू की, उसके जो पार्टिकल हमें दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। किसकी अपेक्षा दिख रहे हैं बड़े, हमें क्ले, इस मिट्टी की अपेक्षा। तो हम बता सकते हैं इसमें पार्टिकल साइज के आधार पर आपकी जो सैंड है, बालू मिट्टी है, वो कैसी होती है, बड़े होते हैं उसके पार्टिकल साइज। दूसरी हम बात करेंगे इसकी पार्टिकल साइज के अलावा पोरोसिटी, इसका हिंदी लिख लीजिए सैरंध्रता, पोरोसिटी है ना, सैरंध्रता इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, पोरोसिटी। अब ये पोरोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अगर मैं इसमें पानी डालूंगा, किसमें, इस मिट्टी में अगर पानी डालूंगा और इसके अंदर पोरोसिटी बोला तो सैरंध्रता कैसी है, अधिक है, कैसी है, अधिक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, बड़े बड़े लार्ज हैं। और जैसी लार्ज पार्टिकल साइज होंगे, अगर इसमें पानी डालेंगे तो क्या इसमें पानी रुकेगा, नहीं रुकेगा। कहाँ से रुकेगा इसमें पानी, बताइए। तभी तो बोलते हैं जब बालू में पानी रहता है हमें दिखता नहीं है, लेकिन जैसी थोड़ी सी खुदाई करके देखते हैं हम तो इसमें पानी निकल आता है ना। यही पढ़ते हैं ना, नदी किनारे देखा होगा आप लोगों ने, रेत में पानी हमें मिट्टी पर, सॉरी जो बालू रहती है रेत पर हमें पानी दिखाई नहीं देता है ना, अगर दूर जाके देखते हैं तो। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज कैसे होते हैं, पानी उसके जरा से हम थोड़ा सा उसको खोदेंगे तो हमें पानी दिख जाएगा उसमें, है ना। तो इसी प्रकार से हम पोरोसिटी की बात करते हैं, वो भी कैसा होता है उसमें, लार्ज यानी कि बड़ा। अब हम इसकी बात करते हैं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। यानी पानी रोकने की क्षमता इस सॉइल में कैसी होती है, लो। कैसी होगी, लो। क्यों होगी लो, ये भी आपको पॉइंट अभी जस्ट हमने समझा था, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज कैसे हैं, लार्ज है। तो पार्टिकल साइज है तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी क्या होगी, लो होगी, यानी कि पानी रोकने की क्षमता कम होगी। अब इसमें पानी रोकने की क्षमता होगी तो हम बात कर लेते हैं इसमें क्रॉप, कैसे कैसे अनाज हो सकते हैं इसमें, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें मिलेट। मिलेट बोले तो मोटे अनाज में, जैसे कि बाजरा, मस्टर्ड, सरसों, पल्स, पल्सेस बोले तो दालें, कॉर्न या मेज, मक्का, ग्राम, चना, आप बोलेंगे सर इसमें ये डबल क्यों लिखा है, कॉर्न और मेज लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, होता है, कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा,
उसको मेज बोलते हैं। और कोई? अभी तक तो मुझे डिफरेंट सुनने को मिल रहा है, तो एज इट इज कैसे मान लूं कि किसका सही है? किसको मान लें हम? भाई कैसे आप सुनसान बैठे हो? चलो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, फीमेल मेल वाला कॉन्सेप्ट सभी को पता है ना, वही कॉन्सेप्ट है इसमें। मेज यानी बोलते हैं हम मक्का, कॉर्न यानी क्या बोलेंगे? अब ये मत बोलना सर मक्की बोलेंगे ना, वही वाला है ना। चलिए ये तो हमने किसके आधार पर देख लिया था? सैंड, बालू के आधार पर। अब हम ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये सैरंध्रता। ओके, क्या पढ़ रहे हैं अपन? इस पॉइंट से रिलेटेड है। पार्टिकल साइज की बात करते हैं, पार्टिकल साइज इसके क्या है? लार्ज है ना। जब लार्ज रहेंगे तो इसमें हम जो, जैसे हम यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर मैं बड़े बड़े पत्थर ला के यहाँ पर क्या कर दूँ? इकट्ठा कर दूँ, जमा कर दूँ। अब इसमें जब मैं इकट्ठे कर दूंगा तो इसमें जो सैरंध्रता की बात की जाएगी, यानी कि पानी के रोकने की क्षमता की बात की जाएगी, इसमें यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं छिद्रों की, वो कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बारीक टुकड़ों का, अगर ईंटों के टुकड़े यहाँ पर ला के पटक दूँ ना, उसकी अपेक्षा इसमें कम क्या होगी? सैरंध्रता होगी, छिद्र होंगे ना, ये कहना चाह रहा है। और जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बात करते हैं, पानी रोकने की क्षमता, वो इस मिट्टी में क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इसमें सैरंध्रता क्या है? हाई है। यानी कि इसमें छिद्रों की जो बात की जाती है तो वो कैसे? आपको लार्ज। अब हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर किले। अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पार्टिकल साइज। यहाँ लार्ज थे तो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे आपके? स्मॉल। ओके, जब इसमें स्मॉल होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी रहती है, जो भी ब्लैक सॉइल जो भी है, तो लेकिन उसके हम पार्टिकल साइज देखते हैं तो वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं ना। इसके अलावा भी हम देखते हैं इसमें दूसरा पढ़ा था मैंने पोरोसिटी, वो कैसे होंगे? यहाँ पर स्मॉल, वो भी कैसे होंगे? यहाँ पर छोटे कण होंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की। पानी रोकने की क्षमता वो भी कैसी होगी? यहाँ पर कम होगी। सॉरी 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 सॉरी, हाई होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हाई होगी तो आपने भी देखा होगा, हम बात करते किसकी? फसल की बात करते हैं। तो इस मिट्टी में फसल आपकी जो बालू मिट्टी की बात करते हैं, इसकी अपेक्षा क्या होगी? यहाँ पर अधिक होगी। तीसरे बात करेंगे हम यहाँ पर सिल्ट की। किसकी बात करेंगे? सिल्ट क्या है? आपकी बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बीच वाला मध्यस्थता की बात की जाएगी, है ना। एक तरफ चिकनी मिट्टी और एक तरफ आपकी कौन सी? बालू मिट्टी। जो इसका बीच वाले माध्यम की बात करेंगे ना, वो किस में आएगा? यहाँ पर सिल्ट में। ना तो वो चिकनी मिट्टी होगी, ना ही वो क्या होगी आपकी यहाँ पर बालू मिट्टी, है ना। तो उसमें जैसे सबसे अधिक क्या होता है? वीट, गेहूं, बारले, जौ, ये किस वाली भूमि? ये सिल्ट वाली भूमि आई है आप लोगों को समझ में? नहीं तो वो कैसी होती है? सैंड होती है। ना ही कैसी होती है? वो किले होती है। इनका जो बीच वाली की बात की जाती है ना, वो होती है आपकी सिल्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था, याद हो आपको किसी को, डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था ना, डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। अर्थ डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, पृथ्वी की असंबंधता। अब डिसकॉन्टिन्यूटी में जैसे हमने पढ़ा था, इसके कई सारी क्या होती हैं? लेयर होती है। तो इसमें भी क्या पाई जाती है? असंबंधता। जैसे कि ऊपर पृथ्वी क्या है? ठंडी है, नीचे जाएंगे गर्म मिलेगी, फिर ठंडी मिलेगी, फिर गर्म मिलेगी। इस प्रकार से जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, असंबंधता। इसी प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं, ना तो वो बालू मिट्टी है, ना ही कौन सी आपकी क्ले मिट्टी है। इनके जो बीच वाली मिट्टी को बोलते हैं हम यहाँ पर सिल्ट।
जो फसल की बात की जाती है व्हीट होते हैं, यहाँ पर बार्ली वगैरह, गेहूँ है, जौ है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा टेक्सचर के आधार पर 3 टाइप से हमने सॉइल को पढ़ा था। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आ जाइए अब आगे आदमी है ना। हाँ, लगभग जैसे कि अपन बहुत सारी फसल बता सकते हो आप, जैसे कि राइस बता सकते हो, चावल के बारे में बता सकते हो, है ना। चावल के अलावा आप गेहूं भी बता सकते हो, है ना। कई सारी फसल बता सकते हो इसमें, है ना। कॉटन, कपास बिल्कुल बता सकते हैं ना। हाँ जी, देखो छोड़ भी नहीं सकते। देखो अपन ये नहीं बोलेंगे जैसे मैंने लिख दिया इन फसलों को कि मिलेट वाली फसलें ओनली बालू मिट्टी में ही होती है, ऐसा नहीं है। आपका बाजरा भी इसमें होता है, सरसों भी इसमें होती है, कई सारी पल्स भी उसमें होती है, लेकिन माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात की जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। आप उगा सकते हो उसमें, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है कि जो हमने पढ़ा सिर्फ एज इट इज वही फसलें उस भूमि में उगाई जाएंगे, है ना। इसको आप उगा भी सकते हैं ना, लेकिन माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात की जाती है। किसको? हाँ बिल्कुल, जैसे आप बोलोगे कि धान की बात करें हम, है ना, तो धान की बात करें तो धान आप बालू मिट्टी में नहीं उगा सकते, है ना। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी चाहिए? हाई चाहिए, यानी पानी रोकने की क्षमता क्या होगी उसमें? हाई होगी। उसके बाद भी उसमें क्या होगा? धान कर सकते हो आप, है ना। कुछ आप ऐसे रहता है उसमें अपवाद में। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए दूसरे आप पढ़ते हैं हम ICAR। इसके प्रकार 8। ओके, तो पहला टाइप्स की बात की जाती है, पहली है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ओके, जलोढ़ मिट्टी की बात की जाती है तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी काफी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है उपजाऊ? 43% आपके भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन, एलुवियल सॉइल क्या होती है। मैप बना लिया सभी ने? देखो एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं हम। एलुवियल सॉइल क्या होती है? सबसे अधिक जो पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। तो अब ये कैसे पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, कहाँ से पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, है ना। जो हम बात करते हैं हिमालय की, ओके, हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में सबसे ज़्यादा क्या आती है? आपकी जो रिवर रहती है ना वो क्या करती हैं? सबसे अधिक वेदरिंग करती है। कटाव कौन सी करती हैं? रिवर। रिवर किसको करते हैं? आपके हिमालय वाले पार्ट को करते हैं। क्यों करते हैं हिमालय वाले पार्ट को? क्योंकि हमको पता है वहाँ की जो चट्टानें, रॉक वगैरह बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? सॉफ्ट। किसकी अपेक्षा? पेनिनसुला की अपेक्षा वहाँ की रॉकें कैसी हैं? सॉफ्ट बनी हुई है। जब सॉफ्ट बनी होंगी तो उसका कटाव भी कैसा होगा? आपका तीव्र गति से होगा। जब कटाव होगा तो अपने साथ क्या लाएंगे बहा कर? वो सेडिमेंट बहा कर लाएंगे, और सेडिमेंट बहा कर लाएंगे तो वो क्या करेंगे? उसको जमा कर देंगे, और इसी कारण से आपकी एलुवियल सॉइल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ सभी को? इस प्रकार से हमने पढ़ा था। रिवर ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से आएंगे इस तरह से, इस तरह से। इसमें कई सारे रिवर क्या है? आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी हैं। इधर कौन सा? आपका अरेबियन सी, है ना। जब ऊपर से नदी आएंगी तो अपने साथ सेडिमेंट बहाकर लाएंगे, सेडिमेंट बहाकर लाएंगे तो इस तरह से हम पढ़ते हैं इसका विस्तार यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर असम तक पढ़ते हैं। इसका एलुवियल सॉइल का कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? यहाँ से लेकर पूरा गुजरात तक। क्यों पढ़ते हैं ऐसा? क्योंकि ऊपर से नदियाँ आएंगी, इस तरह से पानी लाएंगे तो पूरे में सेडिमेंट बहाकर इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें जमा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है ये? ओके,
जब हमने एलुवियल सोल के बारे में ये भी पढ़ा था, जब कोई नदी अपने साथ सेडिमेंट बहाकर लाती है तो वो कैसी होती है, वो भूमि सबसे अधिक फर्टाइल होती है। कैसी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्यों होती है उपजाऊ? क्यों होती है? देखो, मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया था, आज फिर भी उसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है जब नदी अपने पहली अवस्था में बहती है इस प्रकार से, युवा अवस्था, मेच्योर अवस्था और आपकी ओल्ड एज, वो वाली ऊपर वाली में होती है ना। इसमें हम बात करते हैं जब नदी अपनी गति करती है, गर्मियों के टाइम पे सूखी रहती है, उस समय पर उसमें जो पानी रहता है बिल्कुल कैसा रहता है? कम रहता है। लेकिन बरसात हुई, बरसात के समय पर क्या होता है? नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। और जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो जो यहाँ पर हम बात करते हैं ना नदी का, ये यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पहुँच जाएगी, पहुँचेगी। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो बरसात के समय पर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट हमने समझा था, ये वेदरिंग कटाव के कारण, इरोजन या हाँ अपर्दन के कारण ये क्या करेगी? अपने साथ सेडिमेंट बहाकर लाएंगी। जब सेडिमेंट बहाकर लाएंगी तो ये नदी अपने साथ जो सेडिमेंट लेकर आई है, इसका जो जमाव है वो कहाँ कर देंगे? आपकी किनारों पर जमा कर देंगे। ओके, इस तरह से क्या कर दिया उन्होंने? सेडिमेंट को किनारों पर जमा कर दिया। और जब ये किनारों पर जमा हो जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी, ये क्या नदी हमेशा पानी इसका जलस्तर एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। पुनः ये वही अवस्था में आ जाएंगे जो पिछली अवस्था में थी, पुनः वही अवस्था में आएंगी। तो जब लौटती हुई नदी रहती है तो इसमें गति नहीं रहती है, नहीं रहते ना। पानी का जो बहाव की बात करते हैं, जब नदी वापस उसका पानी जाता है तो उसका देखा जाता है धीरे धीरे जाके क्या है, पानी कम होता जाता है, स्पीड भी कम होती है। तो जो प्रथम अवस्था में उसका सेडिमेंट बहाकर लाई थी ना, वो उसको वापस नहीं ले जा पाएंगे। और जब वापस नहीं ले जा पाएंगे तो यहाँ पर जाके क्या किया उन्होंने? सेडिमेंट जमा किया है। सेडिमेंट जमा किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? खादर भूमि। क्या बोलेंगे उसे? खादर भूमि, है ना। जब ये खादर भूमि, जब ये काफी लंबा समय हो जाएगा, लंबे समय से मतलब ये यहाँ तक लेके आई, जब दूसरी बार नदी आई तो आपकी यहाँ तक आई थी, है ना। जब ये पिछली बार की बात करते हैं, ये इसको हो गए आपको 2-3 साल, तो 2-3 साल तक तो इस भूमि में आपकी फसल क्या होगी? अच्छे से उपजाऊ होगी, यानी 2-3 साल तक फर्टाइल ये रहेगी। उसके बाद में ये क्या है? खादर में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बांगर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी? बांगर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। जब बांगर भूमि में कन्वर्ट हुई तो इस भूमि में फर्टाइल की बात करते हैं, उपजाऊ की बात की जाती है, तो इसमें कृषि नहीं होगी, होगी लेकिन पिछली जो हम बात करते हैं ना खादर की अपेक्षा इसमें कम होगी। पॉइंट समझ में आया आपको ये? इसलिए क्या है, जो हम बात करते हैं एलुवियल सोल की, इसमें क्या है? कृषि अच्छी होती है। क्यों होती है? ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़े। थोड़ा सा इसको डायग्राम से भी देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। आज मैं सिलेबस पर चर्चा करने वाला था, भूल ही गया था। चलो लास्ट में करेंगे ना। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, एक फैक्ट याद हो जाएगा आपको। हुआ फैक्ट याद है आपको? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, है ना। इसमें से कभी कभी शायद यूपीएससी में तो नहीं पूछता है, बट वनडे एग्जाम में पूछ लेता है ना, बट हमें पता भी होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं किसकी? विश्व मृदा दिवस की। तो ये भी हमें फैक्ट याद हो गया, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे भारत की मिट्टियाँ। डायग्राम पीछे तक दिख रहा है सभी को? जो मैंने बताया तो आपको कितने प्रकार की है? 8 प्रकार के, ना। 8 प्रकार में से सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ICAR के आधार पर, है ना। 8 प्रकार से
पहला पढ़ा था हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, लेटेराइट, मरुस्थली, पर्वती, ये पीठ में मृदा या फिर हम इसको क्षारीय मृदा है ना, एक आपकी होती है लवणीय। हाँ, अब थोड़ा सा मैं इसमें लोकेशन दिखाने वाला था आपके लिए कि सबसे ज़्यादा हम पाई जाती कौन सी आपकी एलुवियल सॉइल। ओके, अब एलुवियल सॉइल देखिएगा, अभी तक मैंने कितनी परसेंट बताया था आपको, ये यहाँ पर असम तक ये फैला हुआ है। सॉरी, ये वाला एरिया नहीं आएगा, ये वाला आएगा। अब इस वाले एरिया में भी क्यों पड़ रहा है ये इसका तो हमें समझ में आ रहा है, चलो हिमालय से नदी आ रही है ना, लेकिन हम जो बात करते हैं इसके ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट में ये क्या है, कई सारी घाटियों में भी कौन सी सॉइल पाई जाती है आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि हम जो ईस्टर्न साइड की बड़ी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि महानदी के बारे में पढ़ा हमने, किसके कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में पढ़ा था, है ना, और एक और पढ़े था अपने गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन रिवरों के बारे में पढ़ा था। ये भी अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट वगैरह लेके आती हैं। तो जब सेडिमेंट लेके आएंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। आया समझ में इसका कॉन्सेप्ट, और भी उसके पॉइंट है तो वो भी देख लेते हैं। आई थिंक डायग्राम से ज़्यादा समझ में आता होगा, क्योंकि हम बात करते हैं एक तो थ्योरी पढ़ते हैं और एक हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, डायग्राम आ जाता है आप लोगों का, है ना। ये सारा हम पढ़ चुके हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें जलोढ़ मिट्टी की बात की जाती है, और इसमें देख लीजिए और क्लियर हो रहा है। इसमें जलोढ़ मिट्टी ये आपको किसमें ब्लू कलर में दिख रही है, नीले में, ये कौन सी सॉइल है आपकी, जलोढ़ मिट्टी, है ना। इसको भी देखिएगा। हम बात करते हैं सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है आपकी, एलुवियल सॉइल। कितनी परसेंट बताई मैंने आपको, 43% बताए थे ना, अप्रॉक्स है ना, ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये क्या है आपकी मृदा का भारत में पाए जाने का क्रम। जैसे कि हम बात करते हैं एलुवियल के बाद में सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है हमें, लाल मिट्टी दिख रही है, तो इसका क्रम भी किस सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है ना, वो देख लीजिए। हम बात करते हैं कि भारत की मिट्टियों को मुख्यतः से कितने रूप में बांटा गया है, उसके तत्वों के आधार पर, एलिमेंट्स के आधार पर बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, मिट्टियों को मुख्यतः 3 टाइप से बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक अगर ये होता है तो उसमें कृषि अधिक होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, उसी दिन मैंने चर्चा की थी, जैसे कि हम यूरिया की बात करते हैं, यूरिया में 46% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्योंकि भारत की जो सॉइल रहती है उसमें सबसे कम किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की होती है। फास्फोरस, ह्यूमस, इनकी जो बात की जाती है ना। दूसरा, ये तो चीज़ें सबको समझ में आती होगी। हम बात कर रहे थे ह्यूमस की, आज थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ह्यूमस क्या होता है ना। कई सारे मन में क्वेश्चन चल रहा हुआ, कल भी चला था, आज उसका क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे कल बोल रहा था कि आपके जो भी डाउट्स है ना, पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद में उसके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या था कल, यानी कि मरीज आया नहीं उससे पहले उसका सारा ट्रीटमेंट कर दिया आप लोगों ने ना, यही हुआ था ना कल, सारा ऑपरेशन वगैरह जो भी करने थे सब कर दिए उसकी, जबकि हमने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा था। आज हमने समझा तो आज समझ में आ जाएगा। ह्यूमस क्या बोलते हैं हम, जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात करें, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अगर इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आया हो तो फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जैसे कोई गड्ढा खोदा आपने, गड्ढे में आपने क्या पट के उसमें अपशिष्ट पदार्थ पट के, ओके ना, अपशिष्ट पदार्थ से मतलब वही आपके यहाँ पर जो भी अपशिष्ट है वो पट के उसमें, और उसमें कई सारा क्या लग गया, उसमें कूड़ा लग गया, या फिर आपने प्लेन धरती के लेवल उसको क्या कर दिया है, अपशिष्ट डालते उसको इतना उसका लेवल कर दिया ना। जब उसको कई दिनों बाद आप उसको खोलोगे देखोगे तो उसमें जो
आप देखोगे ना एक प्रकार से हीट टाइप की निकलेगी ह्यूमस, तो उसे ही खेलते हैं ह्यूमस। जब हम उसको खोदेंगे, जैसे कि एक अर्थ का टेम्परेचर और जो आप उसको खोदने के बाद में जो टेम्परेचर रहेगा ना, उसमें जो भिन्नता देखी जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर उसकी तुलना में कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। वो कई बार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कई बार हम बोलते हैं बोलचाल भाषा में कि यहाँ पर ह्यूमस बहुत अधिक है। आ रहा था ना, हुआ क्लियर? ओके, बोलते हैं ना यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमस है। ह्यूमस ह्यूमस वही समझ जाइए, अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ओके, कई बात ऐसी होती हैं शब्दों पर नहीं भावनाओं पर जाया करो, किस क्या बताना सर, है ना? तो ये समझ में आया आपको? ओके, चलो हम क्रम से पढ़ रहे थे एलुवियल सोल के बारे में। अब इसमें और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वही दिया हुआ है जो हमने पढ़ रहा था, है ना? फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये इससे तो क्लियर आ रहा होगा समझ में। पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है, थोड़ा बहुत। दिख रहा पीछे अब सभी को? क्या जाना था हमने सबसे पहले? देखो इसमें वही बातें हैं, जमाव से बनती, क्योंकि अधिकांश जो नदियां हैं वो कहाँ से आपकी ओरिजिन हुई हैं, उनकी हिमालय से रिवर आ रही है ना। जब हिमालय से नीचे रिवर आएंगी तो वो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? सेडिमेंट। कोई नई बात नहीं जो हमने चर्चा कर ली। सबसे पहले मुद्दे की बात ये है कि इसमें क्या पाया जाता है? पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड। यहाँ पर जो हमने बताया था जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो अभी मैंने आपको खादर और बांगर बताया था ना, यही बताया था हमने। इसके अलावा हम पढ़ते हैं जो मैंने बताया आपको लिए, क्या बताया था कि आपकी महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा रिवर, इन नदियों क्या अपने साथ भी क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट वगैरह लेके आती हैं। इस कारण से इस जगह पर भी हमें क्या मिलती है देखने को? एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी फसल की बात कर लेते हैं। गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल, दालें, तिलहन, दलहन। तिलहन दलहन में डिफरेंट आता सभी को? तेल वाली जो फसलें रहती हैं उसे बोलते हैं हम तिलहन, और जिनसे दाल बनाई जाती है वो कौन सी रहती है आपकी? दलहन। तिलहन में जैसे कि सरसों, सोयाबीन, राई, मूंगफली, कपास, कॉटन, इससे भी तेल बनाया जाता है ना। ये किस में आ जाएंगे? सभी तिलहन में। दलहन की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले मूंग, उड़द, चना, मटर, अरहर, मसूर, सोयाबीन, तो तेल निकाला जाता है। देखो ज़्यादा पीसोगे तो एक मिनट, अरे एक मिनट, सोयाबीन की बात कर रहे हैं ना, मैं एग्री हूँ उसमें। अगर उसको आप कम पीसोगे तो उसको क्या हो जाएगा? दाल बन जाएगी। अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तेल निकलेगा। सिंपल से है ना। हम बात कर रहे थे इसका जो विस्तार की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से लेकर? ये आपकी पंजाब से शुरू होती है। कहाँ से? ये आपका पंजाब हरियाणा वाला इलाका, तो कहाँ तक लेकर? यहाँ असम तक। नीचे पश्चिम बंगाल की बात की जाती है, असम तक पाई जाती है। इस प्रकार से एलुवियल सोइल की क्या है यहाँ पर कुछ मेजर इसमें फीचर्स हैं ना। क्लियर है ये आपको एलुवियल सोइल? उसके बाद में हमने पढ़ा था दूसरा ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना।
अब आपको पता होगा कि फर्स्ट में हमने एलुवियल सॉइल पढ़ी थी, उसके ओरिजिन के बारे में हमें पता चल गया कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और रिवर वगैरह इनसे क्या है उसका विस्तार हुआ है। यहाँ पर हम किसके बारे में जाने, ब्लैक सॉइल के बारे में जाने, काली मिट्टी के बारे में। अब काली मिट्टी क्या होती है आपकी, ये किससे बनी हुई है, मैग्मा के उद्गार से बनी हुई है। किससे बनी हुई है आपकी, मैग्मा के उद्गार से बनी हुई है। तो हमें मैग्मा के उद्गार की जो बात की जाती है तो ये कहाँ हुआ आपका, पेनिनसुला में हुआ, ना कि आपके हिमालय वाले पार्ट में। तो ये रिवर जो सॉरी ये सॉइल जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है आपकी, इस वाले हिस्सा में, डेक्कन ट्रेप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र वाले इलाके में पढ़ते हैं हम। इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पर मालवा के पठार में पाई जाती है, देखा होगा। और हम ये भी सुनते हैं कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, तो वो कैसी होती है, फसल के लिए अच्छी उपजाई होती है। कई सारी विशेषता पढ़ते हैं आपकी। अब समझ में आ गया होगा कि जो ब्लैक मिट्टी है उसका जो बनने का जो फॉर्मेशन की बात की जाती है वो कैसे हुआ है, मैग्मा के उद्गार से हुआ है ना। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, लावा में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब इसमें आयरन और मैग्नीशियम ये क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें, काली मिट्टी में। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं इसकी काली मिट्टी की, इसका कलर काला क्यों होता है, तो वो होता है आपका टिटेनिफेरस ऑक्साइड। ऑक्साइड ओके, आयरन ऑक्साइड के कारण वो रेड में, सॉरी वो आयरन ऑक्साइड के कारण वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे काली मिट्टी की, ये किसके कारण, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, इसका रंग काला होता है। और क्या विशेषता पढ़ी थी हमने, ये जो मिट्टी होती है ना, ये अपने में क्या करती है, पानी जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी की बात की जाती है वो कैसी उसमें होती है, अधिक होती है। किस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। और फिर उसके बाद में इसमें जो पानी भरा रहता है इसका क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, इस मिट्टी से जो पानी है वो कहाँ चला जाता है आपका, ऊपर। और इसका जो बात की जाती है काली मिट्टी की, जो हमें कैसे है, इसमें दरार पड़ जाती है ना, दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने के कारण हम इस मिट्टी को क्या कहते हैं, यह मिट्टी अपने को खुद से जुताई कर लेती है ना। यानी कि ऐसा लगता है कि उसमें पहले से किसी ने कोई जुताई नहीं की हो, जोत नहीं दी हो उसमें, उससे पहले ही इसमें क्या है, ऐसी लगती है उसमें, है ना। इसको क्या कहा जाता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के अलावा रेगर मिट्टी, रेगर मिट्टी के अलावा इसको कहा जाता है आपकी कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी, अब कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है इसको, यानी कि यहाँ पर कपास की खेती क्या होती है, अच्छी होती है, यानी कि मेजर रूप से इसमें होते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि इसके अलावा और नहीं होंगे। कपास के अलावा इसमें आपकी वीट की भी अच्छी होती है आपकी, है ना, धान की भी वो भी अच्छी होती है इसमें, है ना, वीट वगैरह है, धान हुई है ना। तो इस प्रकार से हमने किसकी मिट्टी की विशेषता के बारे में जाना था, ब्लैक सॉइल के बारे में। ये पता चल गया होगा ये बनी कैसे, किसके कारण बनी आपकी, मैग्मा के कारण, मैग्मा उद्गार हुआ उसके कारण बना है ना। और इसका एरिया भी हमें पता चल गया, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, डेक्कन ट्रेप में, प्रमुख रूप से आपका महाराष्ट्र वाले इलाके में ना। इसके अलावा मालवा पठार में भी ये क्या सॉइल पाई जाती है। अब थोड़ा सा इसमें हम और जानेंगे। हाँ जी, जैसे कि हमने पढ़ा ना, आयरन ये क्या एलिमेंट्स है, इसी प्रकार से ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और रेड सॉइल, है ना। अब ये ब्लैक सॉइल है ना, ये लीचिंग के कारण रेड सॉइल में कन्वर्ट हो रही है। लीचिंग का मतलब होता है लीचिंग, निच्छालन,
निच्छालन। समझना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, क्या समझा रहा मैं। जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर, रेड सॉइल में, किसके कारण, लीचिंग, LEACHING है ना। अब ये रेड सॉइल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर, लेटराइट सॉइल में, ये भी किसके कारण हो रही है, लीचिंग के कारण। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, निच्छालन, निच्छालन। दिख गया सभी को पीछे, ओके। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, लीचिंग क्या होता है ना। चलो इसको भी मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होता है, ब्लैक ही होता है। रेड सॉइल की बात करूँ मैं यहाँ पर, रेड सॉइल का कलर कैसा होता है यहाँ पर, बोल रहे सर कैसी बातें कर रहे हैं, जब रेड मिट्टी पड़ा है तो लाल ही होगा इसका। अगर हम बात करते हैं इसकी लेटराइट सॉइल की, तो इसका कैसे होता है, येलो। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसका कलर कैसा होता है आपका, पीला होता है, येलो कलर होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, किसे ब्लैक सॉइल होता है, इसका कारण क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इस कारण से इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, काला होता है, ओके। रेड सॉइल की बात करें, रेड सॉइल इसमें किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड। ये आ रहा समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। टिटेनीफेरस की बात करें यहाँ पर, इसके कारण इसका कलर कैसा हो गया था, ब्लैक। अब इसमें क्या पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम। अब ये दोनों एक तरह से भाई मानो आपस में, जुड़वा भाई, जहाँ आयरन पाया जाता है वहाँ मैग्नीशियम थे, ओके। कैल्शियम, पोटास, लाइम, लाइम को हिंदी में बोलते हैं चूना, है ना, चूना चूना चूना। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास और लाइम। अब यहाँ पर ये जो अधिक होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और आपका चूना पत्थर, तो इस भूमि में क्या है, ये फर्टाइल होती है। कैसी होती है आपकी, फर्टाइल बोले तो उपजाऊ होती है, इन कारणों से, ओके। ब्लैक सॉइल, लेकिन होता क्या है, ब्लैक सॉइल जैसी, ब्लैक सॉइल तो कहाँ पाई जाती है, आपकी ऊपर के हिस्से में पाई जाती है, आपकी नॉर्थ साइड में। अब जैसी बारिश अधिक होती है ना, तो बारिश के कारण आपको दिख रहा होगा ये कैल्शियम दिख रहा है, एक दिख रहा है लाइम, चूना। अब ये जब कैल्शियम जब ऑक्सीजन जल से क्रिया कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से खत्म हो जाएगा इस मिट्टी में। जब ये खत्म हो जाएगा, लाइम, चूना, चूना की बात करते हैं तो चूना भी क्या है आपका, बरसात पड़ेगी तो चूना क्या हो जाता है, इसका बह जाता है। तो इसमें क्या बच जाता है, ओनली आपके रेड सॉइल में आयरन प्लस, आयरन और मैग्नीशियम इसी में आ जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है। और आपका बच जाएगा आपका पोटास, क्या बच जाएगा, पोटास। अब बताइए ये भूमि फर्टाइल होगी या नहीं, नहीं होगी, इसकी अपेक्षा कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लाइम वगैरह, कैल्शियम वगैरह ये इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसकी अपेक्षा ये कैसी होगी, कम फर्टाइल होगी। नहीं। अब इसके अलावा हम बात करें लेटराइट सॉइल की, है ना। लेटराइट सॉइल में क्या होगा, इसमें एक्सेसिव लीचिंग, अत्यधिक
निच्छालन, अत्यधिक निच्छालन, इसके कारण ये क्या होगी, इनफर्टाइल। कैसी होगी ये भूमि, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल बोले तो हम ये उपजाऊ भूमि नहीं होगी। किसके कारण नहीं होगी, इसमें क्या हो रहा है, आपका अत्यधिक निच्छालन हो रहा है। अब बात एक ही जगह अटक रही है कि सर हमें निच्छालन समझ में आ जाए, फिर सभी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, निच्छालन आपकी, हाँ कौन सी बात करें हम, लीचिंग। लीचिंग वह प्रोसेस है आपकी, जैसे कि मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स क्या है, जैसे ही उसमें बारिश पड़ती है, बारिश के कारण जो पानी में घुलनशील क्या होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, आपके सॉइल के नीचे चले जाते हैं। इस प्रोसेसिंग को कहते हैं हम लीचिंग। क्लियर हुआ है आपका ये पॉइंट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। लीचिंग वह प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, आपके जो सॉइल में जो पानी में घुलनशील मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सॉइल के कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। बताइए, जो मिनरल्स नीचे चले जाएंगे तो वो भूमि क्या बचेगी, फर्टाइल बचेगी, नहीं बचेगी। तो इसी में बोल रहे हैं एक्सेसिव लीचिंग की बात करते हैं। अत्यधिक निच्छालन के कारण जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपके सॉइल के नीचे चले जाते हैं। जब सॉइल के नीचे चले जाएंगे तो वो भूमि फर्टाइल नहीं बनेगी। इसलिए इससे क्या बनाई जाती है, आपकी ईंटें। आपने पूछा था, इस भूमि से क्या बनाए जाते हैं, ईंटें। और इसमें अत्यधिक जो कृषि की बात की जाती है तो क्या होती है आपकी, कॉफी और चाय इस भूमि में, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को, क्या बोला था मैंने, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, अगर मुझे इस भूमि को भी फर्टाइल बनाना हो, किसको, रेड सॉइल को भी मुझे क्या उपजाऊ भूमि बनाना हो, तो मुझे इसमें कैल्शियम की मात्रा और मुझे इसमें लाइम, चूना पत्थर, इनकी मात्रा क्या है, बढ़ानी पड़ेगी। तब इसको भी हम क्या बना सकते हैं, उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, हाँ हम्म, वो भी रहता है उसमें थोड़ा सा इशू बहुत। देखो कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ ही बहाव हो जाता है उनका, समझ पा रहे हैं ना। जो ऊपर वाले मिनरल्स रहते हैं तो वो पानी के बहाव के साथ चले ही जाएंगे। लेकिन जो उसमें जैसे भराव वाला स्थान होगा ना, उसमें जो बरसात होगी भराव वाले स्थान में, फिर वो उसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे ना, वो किस में चले जाएंगे, आपके नींव में चले जाएंगे। ये है थोड़ा सा इसमें ना। ठीक है, ये वाला प्रोसेस सभी को समझ में आया ना। चलो ब्लैक सॉइल को पढ़ते हैं हम डायग्राम से भी। थक तो नहीं रहे आप लोग, पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करना हमें, है ना। अभी इसका 50% हुआ है। काली मिट्टी के बारे में ना, क्या पढ़ा था हमने काली मिट्टी के बारे में। इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इसकी क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। वही जिसकी जो हम बात कर रहे हैं रंग की, वो किसके कारण होता है, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण, है ना। ये बता सकते हो आप। ये इसको काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। जो एरिया की बात कर रहे हैं हम, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर जो यहाँ पर मध्य प्रदेश लगेगा तो इसका कौन सा पार्ट आएगा, पश्चिमी पार्ट, है ना। इस प्रकार से ये पाई जाती है ना। राजस्थान के कुछ जिले जैसे बूंदी, टोंक जिले वगैरह हुआ है उसमें, है ना। इसको करेक्शन कर लेना भाई, जुदाई की जगह आप जुताई कर लेना। यहाँ पर कोई अलग नहीं हो रहा है ना।
सूखने के बाद ये क्या है, दरारें पड़ जाती है इसमें, है ना। यही पॉइंट जो हमने पढ़े थे वही सेम चीज़ इसमें लिख रही है ना। इसको कट कर रहे हैं हम, है ना, सुधार लेना इसको। देखो उसमें तो जैसे अपन मेजर रूप से बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, जैसे और स्थानों पे भी पाई जाती है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मालवा का जो प्लेटू पढ़ रहे हैं ना उसी में भी पाई जाएगी। दक्षिण वाले पार्ट में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन इसको डायग्राम से और देख लेना आप। मुझे जहाँ तक पढ़ा उसमें दक्षिण, और जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से बनता है कुछ एमपी का मैप, और भी नीचे जाता है इस प्रकार से। बोले एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा मेरे से, तो आप जब हम बात करते हैं इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं अभी, है ना, तो थोड़ा बहुत इस वाला एरिया ये भी लग जाएगा थोड़ा बहुत अगर बात कर रहे हैं हम। ओके, हाँ देखो देखना एक अलग बात है। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे श्योपुर की बात कर लूँ मैं, है ना, कई सारे ऐसे हमें खेत देखने को मिलते हैं जो दूर तक देखते ब्लैक ही पाए जाते हैं। देखने की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर पढ़ेंगे ना, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे, उसमें टेंशन मत लो, है ना, इतना दिल पे बात लेकर मत बैठे ना, वो भी पढ़ेंगे ना। थर्ड पढ़ी थी हमने कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, लाल मिट्टी आपकी किससे चेंज हुई है, किसके कारण होता है इसका कलर लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। और प्रोसेसिंग की बात करें तो लीचिंग प्रोसेसिंग, और लीचिंग प्रोसेसिंग में हमने किस सॉइल से कन्वर्ट हुई है, आपकी ब्लैक सॉइल से कन्वर्ट हुई है ना। और ब्लैक सॉइल किससे बनी हुई है, आपकी मेघमा से बनी हुई है ना, मेघमा के ठंडे होने से। वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अम्लीय होते हैं, नाइट्रोजन या फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जब नाइट्रोजन फास्फोरस या ह्यूमस की कमी पाई जाएगी तो ये भूमि कैसी होगी, आपकी फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस जैसे कि हमें मात्रा कम मिलेगी, तो इसमें आपकी जो कृषि की बात की जाती है वो क्या है, यहाँ पर कम होगी, है ना। और मैंने ये भी आपको बता दिया है, क्या बताया था, इसका अगर उर्वरता बढ़ाई जाए, अगर हमें इसके कृषि भूमि योग्य बनाए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सब कैल्शियम डाल सकते हैं। कैल्शियम के अलावा हम बात करते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर के अलावा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा के, पोटास की मात्रा बढ़ाकर इसको क्या फर्टाइल भूमि बनाया जा सकता है। ओके, लेटराइट मिट्टी जस्ट हमने अभी समझा था, क्या था लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी क्या उपजाऊ है या नहीं, क्यों नहीं उपजाऊ, क्योंकि इसमें क्या है, अत्यधिक निच्चालन के कारण इसमें जो मिनरल्स रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपके सॉइल के नीचे बैठ जाते हैं। जब इसमें मिनरल्स ही नहीं होंगे तो ये मिट्टी कैसी होगी, आपकी उपजाऊ नहीं होगी, नॉन इनफर्टाइल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इससे क्या किया जाता है, आपका ईंटें बनाए जाते हैं। ओके, इसमें 2 फसलों की बात की थी मैंने, एक तो कॉफी और एक चाय। इसको आप घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं। तीसरे, उसके बाद मैंने 5वीं मिट्टी के बारे में बात किया था, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। पर्वतीय मिट्टी नाम से क्लियर हो रहा है, ये कहाँ पाई जाएंगी, आपकी पर्वतीय मिट्टी माउंटेनों में पाई जाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर कंकड़ और पत्थर अधिक पाए जाएंगे तो वहाँ पर क्या कृषि अच्छे से हो पाएगी। अब हम कृषि के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मेन देखा जाता है तो व्यक्ति कहाँ देखता है, अपने जुगाड़ सिर्फ कृषि के लिए देखता है, या तो उसके लिए रहने के लिए स्थान हो और एक वो उसके पास कृषि करने के लिए भूमि हो,
या फिर कोई व्यक्ति देखेगा इंडस्ट्री के लिए इतना जगह नहीं देखता है, लेकिन अधिकतर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कृषि की। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी अधिक यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या है? खाने पीने के लिए। सिंपल सी बात है ना। तो ये दिख रहा होगा आपको पर्वतीय सॉइल के बारे में, क्या इस जगह पर पॉसिबल है आपका कृषि करना? नहीं है ना। मरुस्थलीय मिट्टी की बात की जाती है यहाँ पर, डिजर्ट सॉइल। अब डिजर्ट सॉइल देखो, आपने देखा होगा ये कहाँ पाई जाएगी? तो डिजर्ट सॉइल जैसे कि गुजरात के जैसे हम बात करते हैं कच्छ वाले एरिया में थोड़ा सा है ना, राजस्थान का पश्चिम एरिया, गुजरात का, और जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर देखो ये पाई जाती है आपकी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में। जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके अच्छे से। जो हम डिजर्ट की बात करते हैं, थार मरुस्थल, सभी ने सुना होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। लेकिन ये गर्म मरुस्थल है, ठंडा नहीं है। ठंडा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर वो पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। अगर गर्म की पूछे तो सहारा। भारत के संदर्भ में पूछे तो कौन सा आपका? थार डिजर्ट। ओके, थार डिजर्ट आपका कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। क्लियर है यहाँ तक किसी को? अब इसके अलावा भी ये वो बोल रहा है कि गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है ना, उसमें भी क्या पाया जाता है आपका? थोड़ा बहुत डिजर्ट मिट्टी पाई जाती है, डिजर्ट सॉइल। दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें तो दिया नहीं है, जैसे यहाँ पर यूपी बना हुआ है, यूपी का क्या है ये? पश्चिम। देखो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर सभी स्टेट लगे हुए हैं। नीचे कौन सा आपका? गुजरात। ऊपर कौन सा है? पंजाब। पंजाब के दक्षिण की बात करेगा। इधर साइड में कौन सा लग जाएगा आपका? यूपी। तो यूपी की पश्चिम की बात करेगा, है ना। इस प्रकार से आप मैप से कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, जिसमें क्या लोहा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर लोहा और जहाँ फास्फोरस होगा, लोहा की बात कर रहे हैं, तो लोहा इसमें तो क्या आपका वही फर्टाइल भूमि नहीं होगी। क्यों होगी? सॉरी, क्यों नहीं होगी? इसके पीछे भी रीजन आपको समझ आ गया ना, तो वही चीजें। इसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और इसमें फॉसिल्स की मात्रा भी क्या है? कम पाई जाती है। अगर इसमें थोड़ा सा बता रहा है, इसमें अगर जल की प्राप्ति हो जाने के कारण, देखो यहाँ पर हम बात करें किसकी? डिजर्ट की। डिजर्ट यहाँ पर कितने प्रकार से होते हैं? कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पर टेम्परेचर अधिक हो तो भी वो एरिया क्या कहलाएगा आपका? डिजर्ट हो जाएगा। वहाँ पर भी अच्छे से फसल नहीं हो सकती। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर अगर कम भी हो तो भी वो एरिया क्या है हो सकता है आपका? डिजर्ट। वहाँ भी आप फसल नहीं कर सकते हो। जिस भूमि में क्या पाई जाती हो? रॉक, चट्टाने, वो भी क्या हो जाएगा आपका? डिजर्ट ही कहलाएगा। जैसे हम पर्वतीय इलाके की बात कर रहे हैं, पर्वतीय इलाके में क्या पाए जाते हैं आपके? हम बात करते हैं आयरन, रॉक वगैरह इस प्रकार से, तो वो भूमि भी फर्टाइल नहीं होगी। इसके कारण से हम बात करते हैं वाटर, पानी। वहाँ पर पानी की मात्रा अगर किसी एरिया में अधिक हो, वहाँ पर भी आप कृषि नहीं कर सकते हो। ओके, वहाँ और किसी स्थान पर पानी की मात्रा कम हो, बिल्कुल भी नहीं हो, तो वहाँ पर भी आप कृषि नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप 5 प्रकार से डिजर्ट को बता सकते हो। क्लियर हुआ ये आपको? क्या बोला मैंने? जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर भी आप कृषि नहीं कर सकते हो, डिजर्ट हो जाएगा। जहाँ टेम्परेचर कम होगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका, क्या वहाँ आप कृषि कर सकते हैं? सहारा में कृषि कर सकते हैं। हम पर्वतीय इलाके, चट्टानों, वहाँ कृषि कर सकते हैं। जहाँ वाटर की अधिक मात्रा होती है वहाँ कृषि कर सकते हैं। अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा जैसे कि बताता हूँ मैं आपको। जैसे कई सारे ऐसी नदियाँ हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कई ऐसे स्थान है वहाँ पर क्या वर्ष भर पानी भरा रहता है। क्या वहाँ पानी अपन फसल कर सकते हैं? उस स्थान पे क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो
अरे मेरी बात सुनो। अरे हेमंत, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, उसमें अपवाद आ जाएगा। मैंने बताया डीएनए भी आपका 100% नहीं होता, वो भी 99.99% होता है, 100% वो भी नहीं होता है। तो आप अपवाद में बता सकते हो, 100% कुछ भी नहीं होता है ना। जहाँ पर जैसे मैंने बात की थी पानी कम और पानी अधिक, पानी कम होता है वहाँ तो आपको ही पता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की, यहाँ पर थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ये भी डिजर्ट वाला है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये पॉइंट को पकड़ना, इसलिए मैंने इतना जिक्र किया कि यहाँ पर ये बोलेगा वो इसमें इसकी मात्रा कम होती है जल की प्राप्ति हो जाने पर। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में जल की मात्रा पहुंचा दे, यानी कि यहाँ पर पानी सिंचाई इरिगेशन क्या हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। जैसे हम बात करते हैं कौन सी नहर की बात करते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल की बात करते हैं ना। जो नहर की बात करते हैं वो उसको पानी कहाँ पहुंचाया जा रहा है, आपका राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा क्या है, कम है। किस इलाके में? पश्चिमी राजस्थान में। तो यानी कि वहाँ पर पानी की पूर्ति कर कर भी वहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, उसमें कई सारे मिनरल्स डालकर भी उस भूमि को फर्टाइल बनाया जा सकता है। सिर्फ मेरे बताने का उद्देश्य यहाँ पर ये था। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, आगे बढ़े। क्षारीय मिट्टी क्या होता है? क्षारीय मिट्टी इंग्लिश में एल्कलाइन पढ़ा था ना, वही है। क्षारीय मिट्टी कैसे हो जाती है? देखो आपने देखा होगा बरसात पड़ती है, बरसात पड़ती है तो आपको ये भी प्रोसेस होंगी कि जो हम पढ़ते हैं रेनफॉल, याद करो रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल क्या होता है? जो उसमें हम पढ़ते हैं समुद्र का टेम्परेचर अधिक होने के कारण से वहाँ से वाटर का क्या होता है, एवेपोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है। आपको ही पता है जो उसका पानी रहता है किसका, समुद्र का, कैसा होता है? खारा होता है, खारा होता है। अब जब वहाँ से एवेपोरेशन हो रहा है, उसके बाद में ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बने आपके। बादल बनने के कारण वहाँ पर एक हमने पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्षमता, अगर आप किसी को याद हो, अगर भूले नहीं हो तो। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक ऐसी अवस्था जहाँ पर संतृप्त अवस्था की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सेचुरेशन। जहाँ पर सेचुरेशन 100% हो जाता है वहाँ पर ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में अगर ओवर सेचुरेटेड हो जाता है, यानी कि अधिक संतृप्त हो जाता है, तो वहाँ पर जो पानी है वो अपना वजन नहीं झेल पाता है। उसका कारण क्या हो जाती है, आपकी रेनफॉल होती है, और उसमें पानी कैसा रहता है, क्षारीय रहता है। और जहाँ पर पानी ये पड़ेगा तो वहाँ की भूमि भी कैसी हो जाएगी, क्षारीय भूमि हो जाएगी। होगी या नहीं? कुछ मात्रा में बोल सकते हैं। हाँ आपका मैं समझ गया, जैसे कि समझे कुछ, आपका कहना है वो भी सही है। जैसे कि हमने पढ़ा था राजस्थान वाले इलाके में जो लूनी नदी की बात कर रहे हैं ना, उसमें यही पढ़ा था मैंने, यही कॉन्सेप्ट बताया था आपके लिए ना, कि वहाँ पर नमक की झील पाई जाती है। क्यों पाई जाती है नमक की झील? ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। और यह अत्यधिक क्या है, उपजाऊ। क्यों है अत्यधिक उपजाऊ? ओके, और भी आगे दिया हो इसमें, शुष्क जलवायु एवं खराब जल निकासी के कारण इस प्रकार की मिट्टी में नमक की मात्रा कैसी होती है, हम पढ़ रहे खारी मिट्टी, इसमें नमक की मात्रा तो कैसी होगी, अधिक होगी। और जिसमें मिट्टी कैल्शियम और नाइट्रोजन कम वाली और मिट्टी शुष्क अर्ध शुष्क, इसके बारे में आप घर भी देख सकते हैं ना। अब एरिया की बात कर रहे हैं हम, कहाँ पाई जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र,
ये दलहनी फसलें उगाए जाने के लिए भी क्या है, उपयुक्त है। दलहनी फसलें से मतलब समझ रहे हैं ना? ओके। एक होती है आपकी जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी जो मार्सी मिट्टी की बात करते हैं वो यही है ना। दलदल वाली मिट्टी सभी ने देखा होगा। क्या होता है दलदली मिट्टी में? देखो दलदली मिट्टी की बात कर रहे हैं, वहां पर हम जो बारिश अधिक होती है, दलदली मिट्टी कहाँ रहेगी आपकी? इसमें एग्जाम्पल में बता रखा है केरल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। हाँ आंसर लिखा है, आपका आंसर है ना, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा भी और भी है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं कोस्टल एरिया, बिल्कुल तटीय क्षेत्रों की जो बात करते हैं ना, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में, वहाँ भी क्या होती है आपकी वर्षा अधिक होती है ना। इसमें किसकी मात्रा अधिक है? फास्फोरस एवं पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। हाँ जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है तो इसमें हमने फसल के लिए भी अच्छी मानी थी लवणी मिट्टी। इससे पहले वाली लवणी मिट्टी की बात, लवणता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, इससे पहले जस्ट पढ़ा था। तो एक इसमें तीनों को एक ही कहा जाता है, जैसे कि जैविक मिट्टी, पीट मिट्टी और आपकी दलदली मिट्टी। इंग्लिश में बोले तो मार्सी, किसी आवाज आई थी पीछे से। और दिया हुआ है उसमें भारत की मिट्टी एक दृष्टि में, कंक्लूजन की बात की जाती है, इसमें परसेंटेज भी देख सकते हो आप घर जाके। जो हमने पढ़ा है, क्या दिया हुआ है, मृदा का नाम, सेक्टर, क्षेत्र, किस जगह पाई जा रही है आपकी, मुख्य फसलें कौन कौन सी है, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, उसके बाद में प्रचुर पोषक तत्वों की इसमें मात्रा कितनी है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं ना। मृदा के अपरदन के कारण, ये वाला देख सकते हैं घर पर, कि इसको भी पढ़े हम, इसको देख सकते हो आप लोग, है ना। बस हमने जो पढ़ा है ना, बस सिर्फ इतना ये लिखा हुआ है, ये मृदा है, इस मृदा में क्या है, ये फसल होती हैं, ये फसल के अलावा इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसकी लोकेशन क्या है। तो ये हमने ऊपर पूरी एक एक डिटेल से देख लिया। यहाँ पर इनको क्या कर दिया है हमने, समराइज कर दिया उसको, है ना, समरी के रूप में बता दिया टोटल, है ना। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हम, घर देख सकते हैं। आप बताइए इसके आगे भी पढ़ें या पर कल पढ़ें? कल पढ़ें, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। तो इसमें चलती